जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 25 जनवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले 24 जनवरी को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन था और पूछ रहा था कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन-सा है? ओके, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चाहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वापस बुला सकते हैं कि भई आइए सुप्रीम कोर्ट के जज बनिए, बट विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ओके, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हमने कल देखा था, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और ये सही है, याद रखना, ठीक है? सीजेआई जो होते हैं वो अगर चाहें तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं वह जज को वापस बुला सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा बैकलॉग हो गया तो क्या करना भई? और अभी-अभी रिसेंटली सीजेआई ने बोला भी था कि भई हमें जो रिटायर्ड हो गए जज हैं उनको वापस बुलाने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो बैकलॉग है, वो क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई। मतलब हमारा जो आंसर है, वो या तो ओनली 1 होगा या फिर 1 एंड 2 होगा। इधर ही हम कनेक्ट हो गए। ओके, आपको प्रीलिम्स में ऐसा ही करना है। जब-जब आप एक स्टेटमेंट सही करते हो ना, तुरंत 50% जितना भी आगे बढ़ सकते हो उतना ऑप्शन में आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अभी दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट एज़ सुप्रीम कोर्ट डज़। अभी देखो यूपीएससी हर बार ऐसा करता है, कोई भी स्टेटमेंट होगा ना, उसमें 2 फैसेट्स लिखे हुए होंगे। देखो पहला जो स्टेटमेंट था उसमें भी क्या था, बोला गया था कि भई रिटायर्ड जो जज होते हैं, वो आ सकते हैं। इधर एक स्टेटमेंट हुआ, दूसरा क्या हुआ, विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये एक स्टेटमेंट था और ये दूसरा स्टेटमेंट था, दोनों को जोड़ के बंदे ने एक स्टेटमेंट बनाया। हालाँकि हमें पता था इसलिए क्लियर हो पाया। अब ये दूसरा भी देख लीजिए कि दूसरे में भी क्या किया, पहले एक स्टेटमेंट बनाया कि भई ये रिव्यू कर सकता है, ये पावर है, और दूसरा बोला कि एज़ सुप्रीम कोर्ट डज़। तो देखो जैसे भी आप एक ऐसे स्टेटमेंट देखते हो ना जिसमें एक स्टेटमेंट में 2-2 चीज़ें लिखी गई है, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा-सा अवेयर होके पढ़ना है, ठीक है? पहला तो सही था, ठीक है, समझ गए हम। यहाँ पे हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं ना, तो ये भी उसका पहला जो भाग है, पहला पार्ट है, वो तो एकदम सही है कि हाँ भाई, जो हाई कोर्ट होता है, वो अपने जजमेंट को रिव्यू तो कर सकता है। बट जब दूसरे पार्ट में आते हो, एज़ अ सुप्रीम कोर्ट डज़, क्या आपको लगता है कि जैसे हाई कोर्ट करता है, वैसे का वैसे सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा? सॉरी, व जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, वैसे हाई कोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? 2021 में ही ये न्यूज़ में था, ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भई जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है रिव्यू करने की अपना जजमेंट, वही पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो मैटर में रिव्यू कर सकता है, वेदर इट इज़ सिविल, वेदर इट इज़ क्रिमिनल, ठीक है? और वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कोई भी हो, किसी भी मैटर में वो कर सकता है। बट अगर हाई कोर्ट के पास हम आते हैं, तो वो कर तो सकता है हर एक मैटर में, बट लिमिटेड सेंस में कर पाएगा, नॉट एज़ सेम एज़ सुप्रीम कोर्ट। अभी आप आंसर देखने जाओगे ना, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आंसर क्या है बताएं, बोथ और वन टू। बट यूपीएससी के आंसर की में आंसर क्या है, ओनली वन। क्यों आंसर है? क्योंकि तब जजमेंट आया था और उस जजमेंट में ऐसा बोला गया है कि हाई कोर्ट के जैसा सेम नहीं है। ओके, तो अभी हमारा आंसर इन शॉर्ट क्या निकला है भाई, ओनली वन है, और एक्चुअली वही आंसर है, ठीक है, निकला है की बात नहीं, ओनली वन ही आंसर है। ओके, और मैंने बता भी दिया ऐसा क्यों है, और ये भी बताया कि भाई जभी भी आपको ऐसा पूछा जाता है ना, कोई भी स्टेटमेंट, तो उसमें यूजुअली यूपीएससी पूछता है ना, 2 पार्ट ही होते हैं और उसमें से 2 में से 1 पार्ट तो सही ही होता है। मतलब आपको आधा नॉलेज है ना, तो आप उधर गलत करोगे ही करोगे। तो हमेशा अगर 2 पार्ट हैं तो थोड़ा-सा अवेयर होके पढ़ना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ओके? और ये यूपीएससी 50 बार ऐसे पूछता है, तो यहाँ पे मैं आज एग्जांपल नहीं बता रहा पा रहा हूँ कि कौन-सा 24 में पूछा था, रुको बताता हूँ आपको, 24 का क्वेश्चन बताता हूँ, रुको। देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, बार काउंसिल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये 22 का क्वेश्चन है, ठीक है? 2022 का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि भाई गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि हाँ, ये तो सही बात है भाई, पहला सही है। और अगर पहला गलत है, जो भी हो, बट एक स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट के अंदर एक पार्ट हो गया। अब यहाँ से उसने दूसरा पूछा, बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन। मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो चांसेस है ना, एक सही एक गलत हो सकते हैं या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आंसर क्या था, ये मैं आपको पूरा अभी बार काउंसिल नहीं बता रहा हूँ, बट बता देता हूँ क्या था आंसर। तो ये गलत बात थी कि कोई हम एक्सक्लूजन नहीं करते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, कॉर्पोरेट, पेटेंट अटॉर्नी, ये सब के सब एडवोकेट होते हैं। तो हमारा आंसर ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1 गलत, 1 गलत, और दूसरा वाला सही था, तो ओनली 2। इन शॉर्ट मुझे यही दिखाना था कि कैसे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है?
चलिए अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि भाई प्रेजेंट कीजिए अकाउंट ऑफ इंडस वैली ट्रीटी, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी। तो सबसे पहले हमारा ये एक पार्ट हो गया बताने वाला, और दूसरा पूछा गया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। ओके, तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एक टॉपिक से ऊपर से, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का एक टॉपिक था और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि आप इंट्रोडक्शन अलग-अलग तरीके से लिख पाओ, ठीक है? या तो आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डायरेक्ट लिख दो कि उसका मतलब क्या है और क्या डेफिनेशन होती है, क्यों बनाया गया था, या फिर आप उसका कॉन्टेक्स्ट लिख पाओ। ये इंडस वाटर ट्रीटी हमने बनाया, उसका रीज़न क्या था? या फिर अभी का कोई करंट का डेटा हो, वो लिख दो कि भई अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमारा कुछ इश्यूज़ चल रहा है। क्यों? क्योंकि किशन गंगा रिवर प्रोजेक्ट के में हमारे कुछ दिक्कतें हैं। ये पर सबसे बेटर तो यही रहेगा आप डायरेक्ट लिखो, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता होगा, हमने कल ही डिस्कस किया है, तो ये तो पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और क्या बात करते हैं। ओके, और दूसरी फेसेट जो है उसमें हम लिखेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए। इंडस वाटर ट्रीटी साइन इन 1960 इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग वाटर यूसेज क्राइटेरिया, इजी। और यहाँ पे देखो मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है, ड्राइंग बना दी है, और देखो ये आपको आना चाहिए। यूजुअली आपको इंडिया के हर एक फीचर के बारे में ड्राइंग आनी ही चाहिए, और अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नहीं लिखते तो भी चल जाता। बट अगर लिखा है, उससे आपको एज एज मिलती है दूसरों के कंपैरिजन में, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप टॉप करोगे। और देखो इंडस की तो ड्राइंग ना इतनी हार्ड भी नहीं है, सिर्फ आपको 3 लाइन खींचनी है। देखो क्या है, एक सबसे पहले एक ऊपर की लाइन खींचो, फिर ये नीचे से एक लाइन जोड़ दो, ये आपकी इंडस हो गई और ये सतलज हो गई। और जो सतलज है वहाँ पे ही आप छोटी-सी जोड़ दो लाइन, ये हो गई बियास, और इन दोनों के बीच से एक लाइन जोड़ दो, ये हो गई चेनाब, और चेनाब के एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है? ऊपर वाली झेलम, नीचे वाली रावी, ठीक है? 2 सेकंड में बन सकता है। देखिए मैं आपको बना के देता हूँ लाइव। ये हो गया मेरा सारा का सारा, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। इससे क्या होता है, आपको एक छोटा मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा और जो कि आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है? ओके, और देखो दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है कि हाँ भाई बंदे ने रिवर सिस्टम पूरी की पूरी बनाई हुई है, अगर मैंने रिवर की बात की है तो। ओके, फिर भाई ट्रीटी के बारे में कुछ पूछा था तो मैंने बता दिया भाई, ईस्टर्न रिवर्स तो 100% इंडिया को मिली हुई है, वेस्टर्न रिवर 80% पाकिस्तान को मिली है और 20% इंडिया को मिली है, और इसको मीडिएट किया हुआ था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। फिर इसके इम्प्लीकेशंस बता दिए, और देखो इसने कायदे से पूछा ही हुआ है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो हमने डेफिनिटली उसी को बताएँगे। इकोलॉजिकल में बताते हैं कि ये डिस्टर्ब करता है बायोडायवर्सिटी को, और उसका एक एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने कि भई भाखड़ा नंगल डैम सतलज के ऊपर जो है वो। और देखो डैम आपको कोई भी याद आ रहा है, आपको या फिर सलाला डैम याद आ रहा है, आपको रैटल डैम याद आ रहा है, आपको किशनगंज डैम याद आ रहा है, कोई भी लिख दीजिए, सब चलेंगे। और एटलीस्ट आपको कोई तो याद होगा। अगर आप प्रीलिम्स निकाल के आ रहे हो और मेंस लिख रहे हो, तो चांसेस है कि आपको एक तो डैम याद होगा ही होगा, तो आपको वो लिख देना है, ठीक है? ये स्मार्ट वर्क होता है, आप कायदे से उधर देखने के नहीं गए हो कि कौन से डैम से हार्म हुआ है, बट कोई भी डैम बनाया हो तो हार्म तो हुआ ही होगा ना बायोडायवर्सिटी को, तो लिख दो भई हुआ है। फिर ओवर एक्सट्रैक्शन हुआ है रिवर वाटर का और चैनलिंग हुई है रिवर वाटर की, देखो इतना ये सब बकवास पॉइंट था। सिर्फ मुझे तो ओवर एक्सट्रैक्शन लिखना था, ये सब तो एक्स्ट्रा वर्ड मैंने डाले ज़बरदस्ती, कि सिर्फ मेरा एक पॉइंट बन जाए। ये आपको भी सीखना है कि कोई एक वर्ड से हम कैसे पॉइंट बना सकते हैं। और देखो अभी मेरा इकोलॉजिकल यहाँ पे खत्म हो गया और सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, बट उससे कितना अच्छा दिख रहा है। यही हमें चाहिए कि आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, उसमें एक आध एग्जांपल दे दो, आपका मार्क्स बढ़ जाएँगे। ओके, फिर आगे आते हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में भी एनर्जी जनरेशन में हमें काम आता है, जैसे कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है? यहाँ पे भी अगेन आपको कोई भी आता था आप लिख सकते थे, और अगर कोई भी नहीं आता है तो आप लिख दो कि हाँ भाई वहाँ पे हम डैम बनाते हैं और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करते हैं। फिर नीचे मैंने लिख दिया कि भाई एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो मैंने ये नॉर्मल वर्ड नहीं लिखे हैं कि भाई इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दिस। नहीं, 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 अच्छा वर्ड लिखो ना कि भाई हेल्पिंग हैंड फॉर एग्रीकल्चर। ऐसा सब आपको वर्ड सीख लेना है कि आपके मेंस का जो आंसर होगा, वो एकदम जनरल ना लगे। आप सामने वाला पढ़े तो उसको पता चले कि ये लिखने वाले के पास इंग्लिश में कमांड है और यही हमें दिखाना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, तो हिंदी के ऐसे वर्ड लिखने हैं जिससे पता चले कि हिंदी में कमांड है, ओके? और यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे दिए कि क्यों एग्रीकल्चर में फ़ायदा है, तो भाई लाहौर पाकिस्तान, पंजाब इंडिया में। अभी देखो इंडस जो है वो पाकिस्तान से बीचों-बीच से निकलती है, एकदम बीचों-बीच से। तो जितनी भी पाकिस्तान की सिटीज़ है बड़ी-बड़ी,
वो सारी की सारी इंडस से ही पानी लेती है। तो आपको कोई भी याद आ रहा है, आपको लाहौर याद आ रहा है, लाहौर लिखिए, कराची याद आ रहा है, कराची लिखिए, आपको भाई पेशावर याद आ रहा है, वो लिख दीजिए, कोई भी लिख दिए, सब चल जाएगा। ये बस स्मार्ट वर्क होता है कि आपने गेस किया कि हाँ, अगर ये बीचों-बीच से निकल रही है, तो पानी तो डेफिनिटली सबको दे रही है, अगर सबको दे रही है, तो हमारा एग्रीकल्चर भी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, तो उधर का नाम आपने लिख दिया। और यकीन मानिए इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी उधर पाकिस्तान की सिटी का नाम नहीं लिखने वाला है, यूजुअली तो कोई नहीं लिखने वाला, आप लिखते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, भाई कोई भी टेंशन रहा हो, इसके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब कि ये ट्रीटी को कैंसल कर दिया हो या फिर पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हमने पानी रोक लिया, वैसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है। तो ये एक अनइंटरप्टेड ज़ोन रहा है। और इवन ड्यूरिंग हॉस्टाइल सिचुएशन मैंने बोला तो उसका एग्ज़ाम्पल दे दिया, यूरी अटैक या फिर उरी अटैक 2016। अभी आप कोई भी दे सकते थे, आप चाहते तो 1999 का कारगिल वॉर दे सकते थे, आप चाहते तो 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक दे सकते थे। कुछ भी इन शॉर्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कभी भी हमने इनका पानी नहीं रोक के रखा है, तो ये एरिया इन अनइंटरप्टेड रहा है। ओके, और फिर कंक्लूड कर दिया कि भाई टू कंक्लूड, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एविडेंट एग्जांपल रही है पीस एंड कोऑपरेशन का विद इन बोथ द कंट्री। ओके, कंक्लूजन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमने ऊपर जो पूछा गया था बायलैटरल रिलेशन, वही मैंने मेंशन कर दिया कि वो अच्छे रहे, दैट्स इट। अभी मुझे आपको यहाँ पे सिखाना क्या था, एक तो एग्जाम्पल कैसे आप खुद बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कहाँ कहाँ पे आपको ड्राइंग यूज करनी है, जहां पे भी हो सके करनी ही करनी है। फिर जो पॉइंट लिखने हैं वो आपको कैसे लिखने हैं, तो देखो डायरेक्टली पूछा गया है इकोलॉजिकल वाला, तो मैंने इकोलॉजिकल लिख के उसके अंदर ABC लिखा है, और ऐसे ही लिखना है। ये देखो आपका आंसर को अच्छा बनाता है, देखो दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। कंटेंट तो यूजुअली सबका सेम होगा, और आपने तो उसमें एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। और दूसरा क्या है, मेरा वर्ड यूज देखो कितना कम वर्ड यूज है। मेरा एक पॉइंट में 3-4 ही वर्ड आते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और छोटा सा 5, 1 2 3 4। इससे आपका आंसर खुला-खुला भी होगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो आप टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पाओगे। आप बहुत लिखोगे तो टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। ओके चलिए, अभी हम आज की न्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, मैं ना सोच रहा हूँ, जैसे मैंने आपको मैप बताया, ठीक है, बना के, ऑलमोस्ट मुझे सबका मैप आता है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो, सबका आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम ना एक मैपिंग का भी रैपिड रिवीजन लेके आ जाएँ। जो भी न्यूज़ में रही है लोकेशंस, वो सारी की सारी लोकेशंस, और न्यूज़ में रही होगी कौन-सी होगी? विज़न की ही होगी, या जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, वही हम रिपीट करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। मैंने हर रोज़ आपको बताया है, बट फिर से एक बार हम बता देंगे। तो लोकेशन सिंस न्यूज़ होगा, इंडिया एज़ वेल एज़ वर्ल्ड का पूरा हम कर लेंगे और एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए, अभी हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है कि माइनिंग चल रही थी अरीतापत्ती बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के एरिया में, और वो कैंसल हो गई है कि भई ये नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हेरिटेज साइट है हमारी। ओके, सबसे पहले तो ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है? तो कोई भी रीजन जो कि यूनिक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, उसको हम बता सकते हैं कि ये एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इवन कब? जब वो कोई भी एक क्राइटेरिया को मैच कर रही हो, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उधर लिखा जाएगा कि सारे के सारे क्राइटेरिया को मैच करे तब, यहाँ नहीं। कोई भी एक या एक से ज़्यादा करे तो आप कर सकते हो किसी भी साइट को एज़ अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। कौन-सी क्राइटेरियाज़ होते हैं? या फिर यहाँ पे कोई रेयर स्पीशीज़ है, यहाँ पे कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज़ है, ये एंडेमिज्म हाई है, मतलब ये कभी भी खत्म हो सकता है। ये स्पेसिफिक रिचनेस इसके पास है, और वाइल्ड एंसेस्टर्स भी हैं इसके। इस 5 में से अगर आपको एक में भी फॉल कर रहे हो, तो किसी एरिया को आप हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हो, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, ओके? इंडिया की सबसे पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन-सी थी? तो नवंडूर टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु। और अभी जो हमने बंद किया वो कौन-सा नाम है? तो अरीतापत्ती है। ये तमिलनाडु की पहली थी। ये क्या वैल्यूज़ है यहाँ पे? तो भई इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है, यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर्स मिलते हैं हमें बहुत पुराने, तमिल बानी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो कि 2200 साल पुराने 2200 साल पुराने हैं। ऐसे हमें रॉक कट आर्किटेक्चर्स भी मिलते हैं टेम्पल के, ओके। अभी जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है, वो कौन से एक्ट के थ्रू बनती है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से बनती है। और स्टेट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज कोई भी एरिया को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन इसको घोषित करता है, नोटिफाई कौन करता है? तो भाई स्टेट विथ कंसल्टेशन ऑफ लोकल बॉडीज। और कौन से एक्ट के थ्रू करता है? तो बायोडायवर्सिटी एक्ट।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ओके, अभी देखो जब भी अगर ऐसा कंसल्टेशन से नोटिफाई हमने कर दिया, फिर उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे हमें। वो रूल्स किसके कंसल्टेशन के थ्रू बनाने हैं? तो विथ कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रूल्स की बात आ गई ना, तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट हो गया जो कि पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। फिर भाई मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैनेजमेंट के लिए हम मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। बस आगे नाम क्या रखना है? बायोडायवर्सिटी। मैनेजमेंट के लिए बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के थ्रू बनेगी? अगेन बीडीए, बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और इसमें बोला है कि भाई कोई भी एरिया है जो आप हेरिटेज साइट घोषित कर रहे हो, तो आपको उसके मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनानी ही बनानी है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक कमेटी होगी। भाई मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है नहीं, मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी। वो कौन बनाएगा? तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ओके, अभी ये कोई साइट, मैंने हेरिटेज साइट बता दी बायोलॉजिकल, तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं, यूजुअली सब कुछ फ्री है। अब जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे करिए, बट हाँ रिसोर्स अगर यूज कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, दैट्स इट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बायोडाइवर्सिटी वेरी क्यों करती है इंडिया के अंदर, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कैसे काम कर सकता है फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए। यही एक्ट जो है ना हम बात कर रहे थे, और भाई प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर इस साल हम मेंस दे रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आएगा कि यूएसए और इंडिया के सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है, कैसे मतलब इक्विजेशन में क्या फर्क हो सकता है, या फिर टर्मिनेशन में क्या फर्क हो सकता है। इन शॉर्ट कंपैरिजन क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर साल यूपीएससी पूछता है जो चीज न्यूज में हो। इस साल सिटीजनशिप बड़ा जोरों शोरों से न्यूज में है। ओके, इन शॉर्ट न्यूज में क्या था, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी इलेक्ट होके आए यूएसए के अंदर, उन्होंने बोला कि मैं सिटीजनशिप बाय बर्थ को खत्म करता हूँ। मतलब यूएसए में किसी का बॉर्न हुआ है, उसको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलती थी, वो अभी नहीं मिलेगी। ओके, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो बहुत सारे लोग उधर जाते थे, यूएसए में जाते थे सिर्फ इसी के लिए कि मेरा जो बेटा अगर उधर बॉर्न हो रहा है तो उसको मेरी यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अभी तो ये नहीं हो सकता है, राइट। तो पहले से पहले सबसे पहले क्या घट जाएगा? तो H1B वीजा से लोग जा रहे थे, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। H1B वीजा क्या था भाई? तो उधर आप जा रहे हो कोई भी काम के लिए, वर्क के लिए जा रहे हो, तो आपको वीजा मिल सकता है, ठीक है। बट अभी मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। और हाँ, टेम्परेरी वीज़ाज़ जो होते हैं, उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आएगी अभी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है उधर जाते थे, फिर उधर पढ़ते भी थे भई, और फिर कई बार उधर ही रह के उधर ही जॉब करते थे और सोचते थे कि भाई हमारी भी बेटा आएगा तो अगेन हमको यहाँ पे उनको बर्थ राइट मिल जाएगा, बट अभी वो नहीं मिल सकता है। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है पता है? कि बंदा गया है एजुकेशन, स्कूल-वूल पढ़ने के लिए, और उधर उनकी शादी मतलब हुई या नहीं हुई डज़न्ट मैटर। अगर उधर उनके कोई चिल्ड्रन का बॉर्न हो जाता है, तो उनको यूएस की सिटीज़नशिप मिल जाती थी। तो कायदे से ये ऐसा करते थे कि ऐसा हमारा भाई बच्चा जन्मे तो यूएस का सिटीज़न हो, बट अभी वो नहीं हो सकता है। फिर इमिग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे इंडियंस अभी या जाएँगे यूएस के अंदर? काफ़ी सारे नहीं जाएँगे। तो जाएँगे कहाँ पे? जहाँ पे ईज़ी है, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँगे। और बर्थ टूरिज़्म भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई बार वुमन सिर्फ़ उधर घूमने जाती थी। क्यों? क्योंकि मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान घूमने जाएँगे, कि उनका अगर बर्थ होता है ना, तो चिल्ड्रन का बर्थ उधर हो जाए। इसको हम बर्थ टूरिज़्म बोलते थे, कि सिर्फ़ बर्थ के लिए उधर घूमने जा रहे हैं। ओके, तो ये सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लोगों ने ये हटा दिया है। हालाँकि अभी प्रॉपर्ली हटा हुआ नहीं है, क्योंकि उधर की जो कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, उन्होंने वो उसको ब्लॉक करके रखा है। भई ये रेज़ोल्यूशन अभी हम पास नहीं होने देंगे, हमें उसको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। एज़ पर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ़ हमारे यहाँ ही थोड़ी है, उधर भी जुडिशियल रिव्यू है, तो उसी के चलते। सबसे पहले अगर हिस्ट्री ट्रेस करें, तो बर्थ राइट दिया कैसे जाता था यूएस के अंदर, तो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1868 में बोला था कि भाई हमारे यहाँ पे कोई बॉर्न होता है यूएस की सॉइल पे, तो हमारा सिटीजन होगा। और हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क 1898 में ये बोला गया था कि कोई बाहर का भी सिटीजन है वो यहाँ पे बॉर्न हो रहा है, तो इधर का सिटीजन होगा। ओके, मतलब पेरेंट्स बाहर के हैं पर बॉर्न यहाँ पे हुआ तो हमारा होगा। इंडिया के सिटीजनशिप की लॉ की बात कर ले, तो 1955 में पहला आया, जो कि बर्थ राइट की बात करता है कि जो भी इंडिया में बॉर्न होता है उसको मिल जाएगा। फिर भाई 86 में आया था, उसने बोला कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है उन सिटीजन को जो कि माइग्रेंट आए हुए हैं। और डेफिनेटली 2003 में इलीगल माइग्रेंट होता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई कोई इलीगल माइग्रेंट आया है तो उसके बॉर्न होता है चाइल्ड, वो भी इनएलिजिबल होगा। तो देखो हमारा सिटीजनशिप कैसे रहा है कि पहले तो एकदम ही अनरिस्ट्रिक्टेड था, फिर कंडीशनल हुआ, और फिर हमने बंद कर दिया। कि पहले बोला था कि भाई आ सकता है, फिर बोला कि भाई देखेंगे।
कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, और यहाँ पे तो मना ही कर दिया कि कोई इलीगल है तो नहीं आ सकता है हमारे सिटीजन में। चलिए, देखो फ़र्क है, हाँ, हम इलीगल को मना कर रहे हैं। यूएस तो लीगल हो या इल्लीगल हो, दोनों को मना ही कर रहा है। हालाँकि कोर्ट ने वो रोक दिया है उसे। अभी देखो यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, इन शॉर्ट पहले न्यूज़ देख लेते हैं चलिए। नई स्टडी ने रिवील किया है कि भाई आयरन एज इन इंडिया बेगन इन 4th मिलेनियम बीसीई। ओके, जभी भी हो ठीक है। भाई हमें फाइंडिंग्स से पता चला कि तमिलनाडु के अंदर जो आयरन एज है वो अप्रॉक्सिमेटली 3345 बीसी के अंदर ही डेवलप हो गई थी। ये बहुत पहले की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि जनरली हम ऐसा देखते हैं कि इंडिया के अंदर आयरन एज कब आई, तो भाई 1500 से 200 बीसी के बीच में आई थी, ठीक है? जबकि यहाँ पे बोल रहा है 3500 साल अप्रॉक्सिमेटली, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है। फिर चारकोल और पोटशर्ड फ्रॉम शिवगलाई, इसके अर्लीस्ट हमें रिकॉर्ड मिलते हैं कि भाई यहाँ से कुछ आयरन की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? फिर सार्कोफेगस बरियल, वो एक अर्लीस्ट डेटेड बरियल मिलता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो कि इसके रिलेटेड बात करता था। कहाँ पे? तो किलना मंडी जगह के अंदर। और फिर आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस भी थे हमारे पास, जैसे कि मइलादुम्पराई, किलना मंडी, पेरुनगलूर, ये सब जगह के नाम है, ठीक है, तमिलनाडु की। यहाँ पे में जो आयरन के स्मेल्टिंग फर्नेस होते हैं ना, मतलब आयरन को पिघलाने वाली भट्टियां, वो मिलती है। अभी देखो ये काम का है, हाँ, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक आध दो क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वर्ड से, कि ऐसे समझ लीजिए आपको 3 वर्ड दिए होंगे कि भाई मिलियन, किलन, मंडी, पेलंगुलूर वाज रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, वाज रिलेटेड टू व्हाट, और उधर बताया गया होगा कि भाई ये पोर्ट थे, ये सिटीज के नेम थे, ये आयरन मेल्टिंग साइट थी अपनी, या फिर कोई ये लेडीज के ग्रुप का नाम था, ऐसा कुछ भी आपको पूछा होगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस थे किलना मंडी, पेरुनगुलूर और मिलनानपुरा, कैसे प्रोनाउंस करें यार, मैलनदुपराई। ओके, तो जनरल था, आपको बस यहाँ पे याद क्या रखना है कि भाई आयरन टेक्नोलॉजी तमिलनाडु के अंदर पहले आ गई थी, फिर ये उसकी साइड से हमें, ठीक है। और यूजुअली भाई अगर हम टाइम बात करें कि कौन सी एज पहले आई इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो भाई सबसे पहले स्टोन एज आई थी, पत्थरों से जल जीते थे हम, ठीक है। और फिर अपने सीबीआई आ गई, सीबीआई, सीबीआई स्टैंड फॉर कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन। ये क्रोनोलॉजी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीबीआई कि पहले कॉपर एज आई, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन। अभी हमें भाई ये सब हमने बोला कि भाई ये इतने साल पहले, इतने साल पहले, ये सब हमें पता कैसे चलता है कि इतने साल हो गए हैं? तो देखो दो टेक्निक है यूजुअली, एक है रेडियो डेटिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्नोलॉजी, और एक है ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस एनालिसिस। दोनों समझाता हूँ। देखो रेडियो डेटिंग तो एकदम इजी है। ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास क्या लेंगे यार हाँ, ऐसा समझ लेते हैं कि मेरे पास 10 लीटर पानी है, ठीक है, 10 लीटर पानी, और मैं बोलूंगा कि ये पानी हर साल, एवरी ईयर 1 लीटर कम हो जाएगा। मतलब अगले साल ये 9 लीटर हो जाएगा, उसके अगले साल 8 लीटर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और आप एक टाइम पे देखते हो कि ये 10 लीटर पानी जो है वो 5 लीटर हो चुका है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कितने साल का टाइम बीत चुका है? तो आपको पता चलेगा भाई 5 साल बीत चुके हैं, क्योंकि ये हर साल 1 लीटर कम हो रहा था, राइट। कुछ रेडियो डेटिंग टेक्नोलॉजी में ऐसा ही है। हमारे जो कोई भी एलिमेंट होता है ना, उस एलिमेंट के अंदर कार्बन का एटम होता है, ठीक है, और उसमें भी एक कार्बन होता है अपना, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखते C14 होता है, ठीक है, C14। और C14 की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो कुछ लिमिटेड ईयर्स में उतना कम हो जाता है, जैसे मैंने पानी बताया ना, वैसे C14 भी कुछ ईयर्स में कम हो जाता है। अभी कितने ईयर्स में कितना कम होता है मुझे याद नहीं है, और ना ही आपको याद रखने की भी जरूरत है, बट कुछ कम हो जाता है, वो आधा 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 ऐसा होता रहता है। तो हम बस कोई भी एलिमेंट मिलता है ना, तो उसमें वही देखते हैं कि भाई देखो तो इसमें C14 कितना बचा हुआ है। देखिए वो बोलेगा कि भाई इतने ही एलिमेंट बचे हुए हैं C14 के, तो उससे हम गेस करेंगे कि अच्छा इतने बचे हुए तो इतने खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब इतने साल हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए किसी एक एटम में C14 के 100 एटम थे, ठीक है, 100, और हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि C14 के जो एटम है वो हर एक साल में 10 कम हो जाते हैं, 10 कम हो जाते हैं। अभी मुझे कोई एलिमेंट मिलता है, ठीक है, और उसमें मुझे पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ 20 एटम बचे हुए हैं C14 के। तो मुझे क्या पता चलेगा कि कम से कम इसको 8 साल तो हो ही गए हैं, क्योंकि हर साल में अगर 10 खत्म हो रहा है और 20 बचे हैं, तो 8 साल बीत चुके हैं, क्योंकि 80 चले गए होंगे।
ये मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया, वैसे तो हज़ारों लाखों में होते हैं और ये टेक्निक वो सब करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। मैंने आपको चीज़ बता दी कैसे काम करती है। फिर इसी के अंदर ये एक दूसरा भी करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को देखना है। ये सेम मैंने जैसे बताया ना आइसोटॉप्स, वही होता है कि C14 जो होता है उसको मेज़र करता है, दैट्स इट। ओके, फिर ये है ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड लुमिनेसेंस। अभी देखो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये नई कोई टेक्नोलॉजी हर साल यूपीएससी पूछता है, तो चांसेस है। ओके, ये लुमिनेसेंस में इन शॉर्ट क्या होता है कि ये एक साइंस है कि किसी भी चीज़ को आप जितना ही बाहर रख के रखोगे, मतलब सनलाइट में रखोगे, कोई भी चीज़ सनलाइट से एक्सपोज़ हुई है, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ हीट को अब्ज़ॉर्ब करती जाएगी। ठीक है? दैट्स इट, कि कोई भी चीज़ को आपने हीट में रखा है तो कुछ ना कुछ हीट को अब्ज़ॉर्ब करती जाएगी। फिर जब वो आपको इन इन कितने भी साल बीत चुके हो, आप उसको निकालो और उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। मतलब समझ लीजिए कि 1 साल अगर ये हीट से एक्सपोज़ हुई है, तो ऐसा हम एज़्यूम करते हैं इसके अंदर 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, इन शॉर्ट एनर्जी आ चुकी है। मतलब ऐसा अनुमान है कि 1 साल में अगर 2 यूनिट आती है और किसी भी एलिमेंट के अंदर 20 यूनिट एनर्जी पड़ी हुई है, तो कितने साल को उसको अपना सनलाइट एक्सपोज़ हुआ होगा? सिंपल 10 साल, ठीक है? वैसे इनके भी कैलकुलेशन होते हैं कि किसी चीज़ के अंदर इतनी एनर्जी पड़ी हुई है, तो कम से कम ये इतना तो सन से एक्सपोज़ हुई होगी। इसलिए इसका मतलब क्या है? लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी देने वाला। जहाँ से भी इन शॉर्ट लाइट आ रही है ना, उसको हम लुमिनेसेंस बोलेंगे, ठीक है? और यहाँ से लाइट आएगी ना कि बहुत टाइम तक ये सन के सामने हमने रखा हुआ था और अभी यहाँ से लाइट आ रही है, तो लुमिनेसेंस। और ये हमें बहुत जगह पे काम आता है, ठीक है? ये नई टेक्नोलॉजी तो डेफ़िनेटली बहुत जगह पे काम आएगी। ये यहाँ पे तो काम आती है, रेडियो डेटिंग के लिए तो काम आती ही आती है। फिर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी काम आती है। कोई भई आपका पर्सनल काम हो, ठीक है? कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर हेल्थ की कोई चीज़ है, हॉस्पिटल की कोई चीज़ है, वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगी। कोई आर्कियोलॉजी की चीज़ है, वहाँ पे भी काम आ जाएगी। जियोक्रोनोलॉजी की चीज़ है, वहाँ पे भी काम आ जाएगी। तो बहुत सारी जगह में काम आती है, ठीक है? मेन यहाँ पे मुझे 2 टेक्नोलॉजी समझानी थी, वो मैंने समझा दिया। यहाँ पे जो लिखा है कि भई सिग्निफिकेंस आयन एज का, वो सब बकवास है। बस ऐसे ही देख लेते हैं कि भई ट्रेडिशनली लिंक टू हैटी एम्पायर हम करते हैं टर्की में और बोलते हैं कि यहाँ से शुरुआत में सब कुछ काम-काज हुआ होगा। फिर भई आयरन एज ने ग्लोबली कॉपर को एज को सक्सीड किया, फिर आगे बढ़ी आयरन एज सक्सीड किया तो कॉपर और ब्रोंज एज को हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमने देख लिया ना। सीबीआई आयरन एज बाद में ही आई हुई है। फिर इतने टाइम पीरियड पे आई होगी और स्प्रेड होगी इसी सिंगल सेंटर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, हटाइए। कुछ काम का नहीं है, मेन यही काम का था, मैंने आपको बता दिया। अभी ना हम लोकेशन देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में थी। यहाँ पे आ जाइए, डीआरसी। तो डीआरसी के अंदर अभी लड़ाइयाँ चल रही है ग्रुप M23 रेबल के साथ। M23 का सबसे पहले तो मतलब क्या है भाई? M23 स्टैंड फॉर मार्च 23, क्योंकि ये जो ग्रुप है उसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 23 को, इसलिए M23। इसका मैं पूरा आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ 2 सेकंड के लिए, सुनने के लिए, पढ़ाई के लिए भले ही काम ना हो, ऐसे ही कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डीआरसी तो देखो अफ्रीका की सेकंड मोस्ट सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है? इससे बड़ी सिर्फ अल्जीरिया है, सिर्फ फिर यही बड़ी आती है। यूपीएससी ने ऑलमोस्ट इससे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, घुमा-घुमा के, पर पूछा ज़रूर है। शायद 3-4 बार तो नहीं, पर 2 बार तो पक्का है, 2-3 बार तो पक्का है भाई। तो देखो अफ्रीका के बीचों-बीच पड़ता है, ठीक है? यहाँ से भाई कॉन्गो रिवर जाती है जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल, और ये कॉन्गो बेसिन का भी पार्ट है, जहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे, ठीक है? और यही यूपीएससी का एक बार क्वेश्चन भी था। ओके, अभी यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं डीआरसी के अंदर क्या-क्या है। यहाँ आ जाइए, ये रहा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ से बीचों-बीच जाती, ये आपको कांगो रिवर दिख रही है ना, देखो यहाँ से शुरुआत होती हुई यहाँ से ऐसे-ऐसे ये कांगो रिवर जा रही है। फिर ये उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, जैसे कसाई, ये सब हमें याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस कांगो रिवर याद रखें काफ़ी है। अभी देखो यहाँ पे कितनी सारी रिवर है, पूरी कंट्री रिवर से ही भरी हुई है ना, रिवर, हर जगह रिवर। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा हमें पीटलैंड देखने को मिलता है, क्योंकि पीटलैंड होता क्या है, वो दलदल जैसी ज़मीन, तो यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि पानी ही पानी है, तो वैसे ही ज़मीन होगी। और फिर ये बहुत सारी अपना जो लेक है ना, उसके साथ भी बॉर्डर बनाता है। हमने बहुत बार लेक देखी हुई है, फिर से एक बार देखते हैं। तो देखो कौन-कौन सी लेक है, तो भई सबसे बड़ी एक तंगेनलिका लेक के साथ ये बनाता है। फिर लेक एडवर्ड, लेक किवू, सबके साथ इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है? और देखो यहाँ पे ये मतलब अपनी लोकेशन हो गई। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है बुरुंडी और ये है रवांडा, ये 2 कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे भी शायद दिखाई गई हो, हाँ, ये दिखाया गया है।
बुरुंदी और रवांडा। तो जो M23 रेबल है ना, उसका थोड़ा-सा हम हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। देखो, हुआ क्या था, ये रवांडा के और बुरुंदी के अंदर पहले जर्मनी और बेल्जियम लोगों ने का कॉलोनी बनाई हुई थी, वो रोज़ राज कर रहे थे। और उधर की जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो 2 कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी का नाम है हुतू, ठीक है? और दूसरी कम्युनिटी का नाम है तुत्सी। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये यूपीएससी ने पूछ लिया इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये पीवाईक्यू है यूपीएससी का। हुतू और तुत्सी। और जो जर्मनी और बेल्जियम वाले थे, जो कॉलोनी थी, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे जर्मन थे, वो लोग फेवर करते थे तुत्सी को, तुत्सी कम्युनिटी को। तुत्सी कम्युनिटी उधर की माइनॉरिटी है, ठीक है? आप दिमाग लगाना, जब हमेशा अगर आपको गुलाम बनाना ना किसी कंट्री को, तो डिवाइड एंड रूल करना ही पड़ता है। और डिवाइड एंड रूल कैसे करोगे? जो माइनॉरिटी है ना, उसको सपोर्ट कर दो मेजॉरिटी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आप अगर मेजॉरिटी को सपोर्ट करोगे, तो मेजॉरिटी तो पावरफुल है ना, वो तो आपको ही उखाड़ के फेंकेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड के लिए? माइनॉरिटी को, कमजोर का साथ दे दो और मजबूत के सामने लड़ो, तो ही आपका राज चल पाएगा। तो हर जगह पे जहाँ-जहाँ भी कॉलोनी रही ना, हर जगह इन्होंने यही किया है कि माइनॉरिटी को तो सपोर्ट करो और दोनों को लड़ा दो आपस में। हमारे यहाँ पे क्या करते थे ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स करते थे मुस्लिम को सपोर्ट करते थे। एक्चुअली इट वाज़न्ट सपोर्ट एट ऑल, बट वो बताते थे कि वी आर सपोर्टर ऑफ मुस्लिम्स, और इसी के चलते वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड खड़ी कर दिए। ओके, कम टू द बेसिक्स जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, कि भई तुत्सी कम्युनिटी को फेवर करते थे। इससे क्या हुआ, जो हुतू कम्युनिटी थी, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी का एक टाइम पे रिपरकशंस आता है, सालों बाद, पर एक टाइम पे रिपरकशंस आता है, और जो हुतू कम्युनिटी है, वो तुत्सी कम्युनिटी को मार देती है, और अप्रोक्सिमेटली 8 लाख लोगों को मार दिया जाता है। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। हालाँकि इसमें कुछ लोग हुतू कम्युनिटी के, अपनी खुद कम्युनिटी के भी थे। हो सकता है ऐसा हो कि ये भई उसके खिलाफ हो, तो इन लोगों ने बोला कि भई हमारे खिलाफ हो तो इनको भी उड़ा दो। फिर तो वो दंगे में तो होता ही है ऐसा। क्योंकि देखो कोई मारा जा रहा है तो क्या होगा, एक दूसरी जगह पे भाग जाएँगे, ठीक है? तो ये रवांडा और बुरुंडी से यहाँ पे आ जाइए। रवांडा और बुरुंडी से ये लोग भागे डीआरसी के अंदर, अंदर बाजू घुस गए, ठीक है? अभी इधर बात रुकी नहीं भई। और हाँ, रुकने से सबसे पहले तो यही देख लीजिए, ये जो भाग है ना, उसको हम बोलते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस ऑफ 1994। ये हमें कहाँ पे काम आएगा? ये हमें मेंस के आंसर में काम आएगा। कहीं पे लिखना होगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि कैसे रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ही बड़ी टसल क्रिएट कर सकता है और हमेशा पर्सिस्ट कर सकती है वो टसल। और जो ये माइग्रेशन हो गया था, सिर्फ अपना तुत्सी का नहीं हुआ था, मतलब जो कम्युनिटी को मारा गया उसका नहीं हुआ था, हुतू का भी हो गया था। हुतू क्यों हुआ था कि भई हम भी जाएँगे उधर, उनको मार के आएँगे, ये वो। और ऊपर से जो हुतू कम्युनिटी थी, ठीक है? वो उसकी गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? तो तुत्सी कम्युनिटी की गवर्नमेंट थी। तो वो चाहते थे कि इस गवर्नमेंट को भी हम उखाड़ फेंके भई। तो अभी खुद बताइए क्या सीन होगा कि ये तुत्सी कम्युनिटी के लोग डीआरसी में भाग गए हैं, ठीक है? तो तुत्सी को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट कर रही है। कौन-सी गवर्नमेंट? तो रवांडा की गवर्नमेंट। और उसी गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट है? तो वो गवर्नमेंट अगेंस्ट है हुतू पीपल के। ओके। तो अभी लड़ाई चल रही है डीआरसी के अंदर। पूरी की पूरी लड़ाई, सब लोग क्योंकि चले गए तो डीआरसी के अंदर, और सपोर्ट कर रहा है रवांडा भाई। तो इसीलिए बोलते हैं कि भई रेफ्यूजी को और माइग्रेंट्स को हम अपने अंदर आने नहीं देंगे। क्योंकि पता नहीं कल सुबह क्या हो जाए और खामखा हमारी कंट्री में बवाल हो जाए। क्योंकि देखो डीआरसी के तो ये लोग थे ही नहीं, पर फिर भी अभी सालों से डीआरसी में ही जो भी बवाल चल रहा है ना, वो चल रहा है। और जो रवांडा गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट भी करती है और चलता रहता है ये सब। अभी आप बोलोगे ये तुत्सी आया, हुतू आया, ये M23 नहीं आया, ठीक है? तो इसी का एक ऑफशूट निकला था M23 रेबल। M23 रेबल है, इन शॉर्ट वो तुत्सी कम्युनिटी के ही पर्सन है, जो कि लड़ते रहते हैं, ठीक है? ओके, यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? तो यही पूछा था कि हुतू और तुत्सी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन से एरिया में होता है? तो भाई किवू और इतूरी एरिया में होता है, ठीक है? ये एरिया का नाम है, ठीक है? ये जगह का नाम है किवू और इतूरी, ठीक है? रीजन। ये याद रखना आप, ठीक है? ये हो सकता है दूसरी बार पे देखो, मैंने ज़बरदस्ती आपको ये लंबा-चौड़ा इसलिए बताया क्योंकि हर यूपीएससी एक बार जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसको दूसरी बार और डिटेल में पूछता है, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ओके? फिर ऐसे और भी क्या रेबल्स हैं और कोई जगह पे? यस, है ना? यहाँ पे आ जाइए। तो भाई हमास है, हमास इज़राइल के अंदर है, आपको पता है क्या करता है। फिर हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह कहाँ पे? अगेन लेबनान और इज़राइल के अंदर है। इज़राइल की ये अगर बॉर्डर है, सॉरी, ये इज़राइल है, तो यहाँ पे लेबनान पड़ता है, तो लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, ठीक है? और ये सब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट। और हाँ, एक जो आपको याद रखना है, 1 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है। जो आपको याद रखना है वो है टेरर ग्राम नेटवर्क, ठीक है? नेटवर्क, ठीक से लिख देता हूँ यार, बकवास लिखा मैंने। ये टेरर ग्राम जो नेटवर्क है वो कहाँ के है?
ये यूएसए का नेटवर्क है, मतलब ये यूएसए का ग्रुप है, ये कोई ऑनलाइन काम नहीं चल रहा है, ये यूएसए का ग्रुप है। अगेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये क्या करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है। उनको जो लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, उसको मारना काटना ये सब है। ओके, उधर ये पूछा जाएगा ना कि टेलीग्राम रेटेड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो आप टेक्नोलॉजी सोचोगे कि भाई नेटवर्क है, पर ध्यान देना ये एक ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और देखो ऐसे दूसरे भी मैंने बहुत सारे बताए हुए, ये रिलीजियस कम्युनिटीज बताई गई हैं, जैसे कि मदेशी, यज़दीज, हाउदीज, कुर्द्स, रोहिंग्या। बट ये अभी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतना वक्त नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये न्यूज़ को कवर कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए। भाई यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि भाई सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, वो हम नहीं चलाएंगे, वो उसपे ऊपर बैन लगा दिया। जो जब से ट्रम्प आया ना, वैसे एक के ऊपर एक बवाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी, अपने ही नाम की, अपने और अपनी पत्नी के नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। और ये यूएस की बैकिंग से चल रही, फेडरल की बैक से चल रही जो डिजिटल करेंसी है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसका तो यही मतलब है ना कि अपनी करेंसी चले, उसी के लिए इसको बैन कर दिया। बट ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये ज्यादा देर तक चल पाएंगे। निकलें, इनके ऊपर इम्पीचमेंट होगा तो होगा जरूर, ज्यादा से ज्यादा चलेंगे 2 साल, फिर इनके ऊपर इम्पीचमेंट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, यूएस जाना है और यूएस की कम्युनिटी, वी डोंट केयर। ओके, सीबीडीसी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ नेशन सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिस्पेक्टिव कंट्रीज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक सॉरी। मतलब क्या है कि जो हम नॉर्मली रुपीज यूज करते हैं, ठीक है, उसी रुपीज को अगर हम डिजिटलाइज कर दे कि भाई डिजिटल रुपी करते हैं यूज, तो बस यही हो गया डिजिटल करेंसी, दैट्स इट। तो इसको बैकिंग किसकी होगी, तो ये करेंसी कौन इशू करता है, हमारी आरबीआई इशू करता है। तो इसको अगेन कौन करेगा, सब कुछ बैकिंग कौन देखेगा इसको, अगेन आरबीआई देखेगा। ये लीगल टेंडर होगा और आरबीआई के ऊपर इसकी लायबिलिटी होगी, मतलब कि इसको आप अगर नहीं करते हो तो भाई आपको, ये आरबीआई इसका जिम्मेदार है कि हम आपको सब कुछ देख लेंगे। ये 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक तो होलसेल हो सकती है और एक रिटेल हो सकती है। होलसेल मतलब जो बड़े-बड़े लोग यूज़ करते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बड़े लोग हैं, वो लार्ज स्केल पर यूज़ करेंगे। दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर, वो भी 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। रिटेल मतलब हम और आप जैसे, एक टोकन बेस्ड होती है और दूसरी अकाउंट बेस्ड होती है। टोकन मतलब जिसमें टोकन दिया जाए, कि ये ले भाई ₹10 का टोकन है, जैसे होटल में नहीं देते हैं, वैसे उसी टाइप से यूज़ होगी। और ये एनोनिमस होगी, क्योंकि टोकन है ना, तो टोकन कौन कैसे यूज़ करे, गॉड नोज़ भाई। तो ये एनोनिमस होती है। दूसरी होती है अकाउंट बेस्ड होगा तो उसमें पता होगा कि कौन कर रहा है, ठीक है। फीचर्स क्या-क्या है दूसरे भाई, तो ये मीडियम ऑफ पेमेंट हो सकता है, ये आपको छापने में दिक्कत नहीं आएगी, सस्ते में पड़ जाएगा। और ये लायबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक की भी, आरबीआई की हमारे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया का कौन-सा है भाई डिजिटल सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ई रूपी करके हमने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और ये नॉर्मल ही होता है, जैसे नॉर्मल करेंसी चलती है वैसे ही ये चलता है सब कुछ। और हाँ, इसके ऊपर से भी देखो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कि हाउ वुड रिसेंट फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन वर्ल्ड ट्रेड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट करेंसी के ऊपर है, डायरेक्टली सीबीडीसी के ऊपर नहीं पूछा है, बट करेंसी के ऊपर है। तो हो सकता है आगे सीबीडीसी डिजिटल करेंसी के ऊपर पूछ ले। फायदा क्या क्या है भाई सीबीडीसी के, भाई फ्रीली कन्वर्टिबल है, फंजिबल लीगल टेंडर है, बायलैटरल एक्सचेंज भी कर सकते हो, और कंडीशन प्रोग्राम भी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ी न्यूज़ छोटी सी है वैसे तो। नीति आयोग की इन शॉर्ट ना रिपोर्ट आई है रिलेटेड टू फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अलग-अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उसकी फिस्कल हेल्थ कैसी चल रही है। फिस्कल हेल्थ मतलब कि उसकी जो स्पेंडिंग है, उसकी जो अर्निंग है वो कैसी है, उसको देखने के लिए। तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, अचीवर आप बोल सकते हो, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात ने। मतलब जो उनका घरेलू, उनके जो कमाना और यूज़ करने की टेक्नीक है ना, वो काफ़ी अच्छी है और ठीक से चल रही है। और सबसे बकवास किसने किया है भाई, तो पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला। देखो आपकी गवर्नमेंट कोई भी आपको पसंद हो, वेदर यू लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आप या फिर आपकी कोई भी पार्टी, बट अगर वो पार्टी फिस्कल काम ठीक से नहीं कर रही है ना, तो यकीन मानिए वो पार्टी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पार्टी उधार ले लेके काम कर रही है, ठीक है? आपका डेट बढ़ा रही है। डेट बढ़ा रही है उसका मतलब क्या है कि आज तो आपको वो पैसे फ्री में दे देगी, फिर कल उसका क्या करोगे भई आप? मतलब कल वो स्टेट कहाँ से पैसे लेके आएगा? उधार लंबे टाइम तक नहीं चलता है, तो अगर कोई स्टेट ज़्यादा डेट ले रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे वोट ज़्यादा मिल जाएँगे, मैं पार्टी में मेरी पार्टी बनी रहेगी, देन वो पार्टी अच्छी नहीं है। कोई भी पार्टी हो, उसको क्या काम करना चाहिए सबसे ज़्यादा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जिससे इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा। और वो कोई पार्टी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ना, तो भई वो पार्टी अच्छी है, कि वो फ्यूचर के लिए सोच रही है, ना कि अब के लिए कि भई अभी प मुझे पब्लिक पसंद करेगी या नहीं करेगी।
ओके, तो रिसेंटली देखो सबसे खराब किसने परफॉर्म किया, तो वेस्ट बंगाल, पंजाब ने किया, क्योंकि उसके डेट जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज करते जा रहे हैं। तो बस ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, वो वही बताता है। ओके, और देखो एक बात मैं ये भी बता दूं, अनपॉलिटिकल बात है, सॉरी पॉलिटिकल बात है, थोड़ा सा आपको यूज नहीं करना है आंसर में, बट ऐसे जो इंडेक्स निकालती है ये कौन निकालता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है। तो क्या आपको नहीं लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो स्टेट होंगे वहां पे थोड़ा बायस्ड होगा, और जो स्टेट अपने नहीं होंगे, मतलब अपनी पार्टी नहीं होगी, वहां पे भी थोड़ा बायस्ड होगा, राइट? पॉसिबल होता है, बट हम कैसे इस डेटा को यूज करेंगे एज अ न्यूट्रल पर्सन की, डेटा एकदम ही सच बताया गया है, और यूजुअली होता भी है, बट फिर भी चलिए, पर्पस क्या है भाई इसका, तो स्टेट की फिजिकल हेल्थ कैसी चल रही है वही देखने का है। इसके इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो भाई क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। और मेन हमारा मोटो क्या है, तो विकसित भारत 2047 में बनना और स्टेट की हेल्थ को अच्छा करना, दैट्स इट। और देखो ये तो वैसे सच भी बात है, ये जो पंजाब और बंगाल है ना, वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं लगातार हर एक इंडेक्स के अंदर, तो ये सच ही होगा वैसे तो। ओके, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहला है रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन इसका मेन काम क्या है, बैंक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत रहती है, मतलब कोई आपकी अगर नहीं सुन रहा है, कोई आपकी कंप्लेन है, उसका रिड्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको कंप्लेन कहाँ पे करनी है, ओम्बड्समैन में करनी है। उधर एक ऑफिसर रहता है, आप वहाँ पे कंप्लेन कर दो, चल जाएगा। मतलब स्कीम ही वही है, बैंक के रिलेटेड आपको कंप्लेन करनी है अगर आप ठीक से सेटिस्फाइड नहीं हो। अभी हमने देखने को क्या मिला है, तो लास्ट ईयर में 33% कंप्लेन को इंक्रीज हुआ है। ओके, और हमारा मोटिव क्या है, तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन प्रिंसिपल। ओके ग्रेट, बाकी सबको इग्नोर कीजिए कि ये सारी बैंक में होता है, ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखता है, सबको देखता है इन शॉर्ट, और हर एक बैंक में होना चाहिए, ठीक है? ये कंपल एनबीएफसी में क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या पेमेंट सिस्टम बैंक जो होती है वहाँ पे होना चाहिए? वहाँ पे भी होना चाहिए। इन शॉर्ट हर एक टाइप के में होना चाहिए। इन शॉर्ट ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म मतलब क्या? कंप्लेन मैकेनिज्म। फिर है इनलैंड वाटरवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भाई इसके 5 रीजनल ऑफिस थी, इन्होंने नई रीजनल ऑफिस खोल दी है वाराणसी के अंदर। ओके, दूसरी 5 कौन सी थी? तो गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर, कलकत्ता। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। इसका काम क्या है? जैसा नाम है, वाटरवेज को कनेक्ट करना, इनलैंड जो वाटरवेज होते हैं उसको डेवलप करना, उसको बनाना, उसका सब रेगुलेशन करना, सब कुछ देखना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। फिर है कॉर्प्स फ्लावर। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट क्रॉप्स फ्लावर आप ऐसे याद रखिए। ये फ्लावर ना काफी यूनिक है। क्यों यूनिक है? एक तो ये इसकी स्मेल जो होती है ना बहुत ही बुरी होती है, रॉटनिंग स्मेल होती है, मतलब कोई चीज सड़ जाती है ना, वैसी इसकी स्मेल होती है। और ऊपर से दूसरा क्या है, ये बहुत सालों में कोई एक बार ग्रो करता है, मतलब एक बार आपको ये दिखेगा, सिर्फ एक बार, और फिर एक ही दिन के लिए दिखेगा, अप्रॉक्स एक दिन के लिए, ठीक है? मतलब सालों में ये एक ही बार दिखता है, और वो भी एक आध दिन के लिए ही दिखता है। और दूसरी भी इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत बड़ा, मतलब 3 मीटर जितना ग्राउंड से ऊपर, मतलब उतना ऊंचा उगता है। और देखो इतना खास है तो इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, ठीक है? न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली भाई ये हमें देखने को मिला है सिडनी ऑस्ट्रेलिया जैसे टाइम में, आफ्टर डिकेड्स। और ये कहाँ का है नेटिव? तो ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वाइल्ड इंडोनेशिया के वाइल्ड्स में, जिसको जहाँ पे हम बंगा बंकई भी बोलते हैं। ओके, फिर है भाई संजय सिस्टम। संजय महाराष्ट्र, महाभारत जो अपनी थी उसमें संजय का काम क्या था? सब कुछ देखने का काम था, ठीक है? वो ऐसे बैठे बैठे पूरी महाभारत क्या चल रही है वो देख लेते थे भाई। और यहाँ पे हमारी संजय सिस्टम है, तो अगेन ये क्या कर रही होगी? कुछ ना कुछ देख रही होगी, राइट? तो यस, इट इज ग्राउंड एंड एरियस बैटलफील्ड सेंसर्स। इसका सेंसर्स का यूज करते हुए ये पूरा सर्वेलेंस करेगी कि कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको सब कुछ देखेगी। ये किसने बनाया? तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल ने मिलकर बनाया है, अंडर द लाइन ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, सॉरी नॉट कैंपेन, इनिशिएटिव। मेन इसका काम क्या है? सर्वेलेंस का काम है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है स्टार गार्ड डिजीज। ये डिजीज कौन सा है? तो वही आंखों का डिजीज है। आपको आंखें एकदम ही खराब हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरी ही आंख खत्म हो जाती है, आपका विजन ही चला जाता है। ये एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, मतलब आपके माँ बाप को है तो आपको आने के चांसेस है। ये किसके थ्रू, मतलब इसको ना कॉर क्यों होता है ये? तो आंखों में फैटी मटेरियल अगर इकट्ठा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, जिसको कहाँ पे ऊपर हो जाएगा? तो मैक्यूला के ऊपर अगर वो फैटी मटेरियल है वो डेवलप होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, तो हमारा विजन धीरे धीरे आके पूरा खत्म हो जाएगा। और ये दोनों आंखों में होता है, और इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है अब तक, ठीक है? बट अभी हमने बोला है कि भाई जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू ये हम कर सकते हैं भाई, ठीक है? जेनेटिक मतलब आपके अगर माँ बाप के जो जीन्स है उसको ही हम बदल देते हैं। तो अगर मेरे पापा के जीन्स खराब है, उनको ये भाई बीमारी थी,
अगर मेरे जीन्स ही बदल दिए गए तो ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है? और हाँ, ये बीमारी जो होती थी वो कौन से जीन के थ्रू होती थी? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ABCA4 जीन। ठीक है? अभी आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? सिर्फ नाम पूछा जाएगा, ये स्टारगर्ट डिज़ीज़ क्या है या फिर ये ABC4A क्या है? दैट्स इट। ओके, ध्यान रखना ABC4A भी और ये स्टारगार्ड डिज़ीज़ भी। ओके, फिर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो भाई जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था, वैसे ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ये किसके लिए होगा? भाई कोऑपरेटिव बनाने हैं बेटर वर्ल्ड के लिए। ओके, ये किसने अप्रूव किया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। क्या फ़ायदा होगा? भाई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन क्या है कोऑपरेटिव्स का, उसको हमें बढ़ाना है। कैसे पॉवर्टी रिडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें काम आ सकता है। ओके, ये सब जो थीम होती है ना वो याद रह जाए ना तो रखनी है। आपको पूछी भले ही ना जाए, आपको आंसर राइटिंग में काम आएगी। जो बेटर वर्ड्स मैं बोलता हूँ ना, वो यहाँ से ही आप मतलब यहाँ से ही आ सकते हैं आपके पास। ओके, फिर है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो ये सालों पहले हमने बनाई थी कोडाईकनाल के अंदर। कोडाईकनाल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में पालानी रेंज में हमें देखने को मिलता है। और क्या है ये? सोलर ऑब्जर्वेटरी, तो सन को ऑब्जर्व करती है, दैट्स इट। इसको भी रिसेंटली 125 साल खत्म हुए हैं, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है? इसको कब बनाया गया था? तो 1899 में बनाया गया था। करेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है? कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है, पलानी रेंज के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए PM दिशा। इसका देखो मेन मोटिव क्या है दिशा का? तो सिक्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे हमें DPSP में आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स में बताया गया ना कि 39 8 14 21 कि सबको अपने राइट्स के बारे में पता हो, लीगलिटी के बारे में उन्हें पता हो। सबको टेली लॉ की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। फिर प्रो बोनो लीगल सिस्टम, मतलब कि न्याय बंधु, मतलब कि कोई भी आपको अगर केस में कुछ पता नहीं चलता है तो अगर कोई लीगल एडवाइजर होगा, उसको हम बोलेंगे प्रो बोनो लीगल सर्विसेज या फिर न्याय बंधु। आपको लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा और लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स इसके अंदर होंगे। PM दिशा, देखो इसका मतलब ही क्या है? डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इन शॉर्ट जस्टिस को एक्सेस प्रोवाइड करना है। ठीक है? इसका देखो मोटो भी क्या है, कैंपेन क्या है इसका? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए न्यूज में था। ठीक है? ऑर्गेनाइज कॉमेमोरेट 75 इयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक अंडर दिशा स्कीम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके, 5 साल के लिए 21 से लेकर 26 तक। ओके, हमारी सारी न्यूज हो गई, राइट? हाँ, कोई बाकी तो नहीं लग रही है मुझे छोड़ी हुई। हाँ, सब हो गई है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और हाँ, रैपिड रिवीजन के जो वीडियो है ना, वो आपके कल अपलोड हो जाएंगे। सारे के सारे एक साथ नहीं होंगे डेफिनेटली, पर कल मैं अपलोड कर दूंगा इकोनॉमिक्स का वीडियो, या फिर ऐसा करूंगा अपलोड मंडे को करूंगा, क्योंकि उस दिन दूसरा वीडियो नहीं आने वाला। या तो कल या तो मंडे या कल रात को अपलोड कर दूंगा। चलिए, वो वही ठीक रहेगा। और आपको मैं साथ में ना वन पेजर भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो वन पेज से ही आपका सब हो जाएगा। वन पेज मतलब वन पेज ही होगा, छोटा अगर राइटिंग में किया हुआ नहीं। एक्चुअली वन पेज जो मैं अपना ये आंसर राइटिंग में, जैसे ये वन पेज है ना, ये वन पेज सेम टू सेम वैसे ही होगा। और उससे आपका GDP, GNP, NDP, कैलकुलेशन मेथड, इनकम मेथड, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। वो वाला पूरा हिस्सा कवर्ड। और उससे एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है ना, तो मेरी जिम्मेदारी, उधर से कोई भी टॉपिक होगा आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।